बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। परसों मैंने आपके समक्ष गंगा नदी के बारे में एक वीडियो लगभग 20 मिनट का पेश किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ पे इसका समापन होता है, कहाँ इसका अंत होता है। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा उसका टॉपिक मैं थोड़ा और रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलके गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी जो है सतोकत नामक ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, और भागीरथी नदी गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। यही दोनों नदी देवप्रयाग में जाकर, जो हरिद्वार के निकट है, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। कुल उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से ये बहती है, लगभग 1140 किलोमीटर। और ये आपके उत्तराखंड गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों में बहती है, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाके लगभग 450 से 500 किलोमीटर दूरी है बांग्लादेश में तय करती है, और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिल जाती है। आज एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसे समझना है, इसे थोड़ा बारीकी से समझना है, क्योंकि इतिहास का मतलब ही है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और वास्तव में इसके पीछे क्या वास्तविकता है। हमने केवल टेलीविजन में या किसी ने जो बोल दिया उसके व्यू पे ना जाते हुए खुद चीजों को एनालाइज करना है, खुद चीजों को एनालिसिस करना है कि वास्तव में क्या सच है और क्या सच नहीं है। जो हो रहा है उसके तर्क और कुतर्क, जो भी चीज होती है दैनिक जीवन में भी हमारे, जो भी चीज घटित होती है तो उसके 2 पहलू होते हैं। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तर्क वितर्क कुतर्क दोनों चीज इसमें होती हैं। तो इसी संबंध में जो बैटल चल रहा है, यहाँ केवल बैटल के बारे में नहीं, बैटल से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसी चैप्टर में आपके समक्ष पेश करूंगा। उसका नाम है रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध क्यों हो रहा है, क्या कारण है, रूस कहां तक सही है, रूस कहां तक गलत है, तो इन सब के विषय में मैं, लेकिन ये जानने के उद्देश्य से हमें ये 1945 ईस्वी से लेके अभी तक का थोड़ा थोड़ा इतिहास जानना है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा इतिहास जानना है। मैं टॉपिक पे ही रहूंगा, रूस से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन अभी मैं टॉपिक पे ही रहता हूं। थोड़ा अगर हम लोग थोड़ा इतिहास जान लें तो थोड़ा समझ में आएगा कि 2 सितंबर 1945 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, और दूसरे विश्व युद्ध का जो समापन होता है वो जापान का आत्मसमर्पण। क्वेश्चन पूछा जाता भी है कि दूसरे विश्व युद्ध में सबसे अंतिम देश कौन सा था जिसने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, तो उसका नाम है जापान। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को अंततः जापान ने आत्मसमर्पण मित्र राष्ट्र, क्योंकि आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर हम लोग पढ़ लें तो ये आपका 1 सितंबर 1945 ईस्वी को हिटलर ने ये युद्ध आरंभ किया था पोलैंड पर आक्रमण करके। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1945 ईस्वी को हिटलर ने आरंभ किया था ये पोलैंड पर आक्रमण करके, और 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला। ये दूसरे विश्व युद्ध का थोड़ा जहां तक चला है लगभग 6 साल चला है, और लगभग इसमें बोला जाता है 5.5 करोड़ लोग इसमें एक्सपायर हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में जहां 84 लाख लोग एक्सपायर हुए, वैसे द्वितीय विश्व युद्ध का आंकड़ा है लगभग 5.5 से 6 करोड़ लोग इसमें एक्सपायर हुए हैं। जो गवर्नमेंट का डाटा हमारे समझ आता है, मैं केवल वही आपको बता रहा हूं, इससे कम ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। तो अगर थोड़ा पढ़ लें, आपको मालूम होगा 4 क्रांतियां हुई हैं। पहली 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई, दूसरी जो है 4
जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका में हुई। फिर 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। और फ्रांस की क्रांति संबंधी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसी कौन सी क्रांति है जो बंधुत्व और बिना रक्त बहाए हो गई? वो फ्रांस की क्रांति। क्योंकि जब क्रांति होती है तब काफी खून खराबा भी होता है, लोगों को एक किया जाता है, लोग जो सत्तारूढ़ सरकार होती है या जो भी वहां का संबंधित देश का राजा होता है उसके खिलाफ लोग एक साथ एकजुट हो जाते हैं, वही क्रांति कहलाती है। लेकिन फ्रांस की क्रांति एकमात्र ऐसी क्रांति है जिसमें बिना खून खराबा, थोड़ा बहुत तो खून खराबा या थोड़ी बहुत तो लड़ाई होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जिस हद तक रूस, अमेरिका और इंग्लैंड की क्रांति में खून खराबा हुआ है वो कहीं ना कहीं फ्रांस में कम हुआ है। तो फ्रांस की क्रांति को हम लोग बंधुत्व और बिना रक्त बहाए वाली क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन आ जाए तो बंधुत्व के नाम पर कौन सी किस देश की क्रांति हुई, तो फ्रांस टिक कर देना। तो उसी प्रकार फिर 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हो जाती है। उसके बाद 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति होती है। 1917 ईस्वी को रूस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति होने के उपरांत आपको मालूम होगा रूस में साम्यवादी कम्युनिज्म शासन चलता है, अमेरिका में कैपिटलिज्म शासन चलता है, और हमारा देश कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों मर्ज है। हमारा देश कुछ पूंजीवाद है और कुछ साम्यवाद या समाजवाद दोनों विचारधाराओं पर आधारित है। तो भारत की अर्थव्यवस्था तभी मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है, जिसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी साथ साथ कार्य करते हैं, जो कि सही भी है। तो 1917 ईस्वी में जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, वैसे रूस के जो राष्ट्रपिता बोले जाते हैं वो हैं व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन आपको मालूम होगा जब भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी होने वाली थी तो उससे 2 से 3 घंटे पूर्व वो व्लादिमीर लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। फांसी का समय आया तो जेलर जब उन्हें पुकारता है तो वो बोलते हैं मुझे 10 से 15 मिनट का समय और दे दीजिए। जेलर ने कहा क्यों? तो भगत सिंह जी बोले कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहा है। तो लेनिन से भगत सिंह जी भी काफी प्रभावित थे, ये तो बात स्पष्ट होती है। तो लेनिन बहुत बड़े शख्स थे, बहुत बड़ी शख्सियत थी, जो कि भगत सिंह जी भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेनिन ने रूस के लोगों को, क्योंकि उस समय रूस नाम नहीं था, उस समय नाम था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिज्म रिपब्लिक नाम था इसका। यूएसएसआर रूस का नाम 1991 से पहले तक यूएसएसआर था। ये भी आपको थोड़ा बताएंगे 1991 तरफ की जब बात आएगी तो भी आपको बताएंगे। पहले रूस को यूएसएसआर बोलते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिज्म रिपब्लिक, इसकी फुल फॉर्म थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिज्म रिपब्लिक। यूएसएसआर को पहले बोलते थे, 1991 तक इसका नाम ये था। तो लेनिन वहां की जो जनता है उन्हें एक करने का प्रयास करता, उन्हें एकजुट करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा 1917 से पूर्व रूस में केवल तानाशाह शासन चलता था, जिसे हम लोग जार बोलते थे, जार का शासन। फिलहाल ज्यादा डिस्कस ना करते हुए 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है, 1924 ईस्वी में। उसके बाद जो सत्ता है रूस की वो जोसेफ स्टालिन के हाथ में आ जाती है। जोसेफ स्टालिन ये बहुत बड़ा नाम है रूस के दृष्टिकोण से, अगर देखे जाए तो 1924 से 1925 ईस्वी के दरमियान जोसेफ स्टालिन रूस में समझ लो एक टाइप से तानाशाह बन जाता है। बोला जाता है हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक इतिहास में जोसेफ स्टालिन का नाम आता है, हिटलर से भी, क्योंकि हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ अत्याचार किए थे, यहूदियों को मारा था। बोला जाता है लगभग 40 से 50 लाख यहूदी हिटलर ने मार दिए थे 1940 ईस्वी में। लेकिन जो जोसेफ स्टालिन था उसने रूस के ही लोगों पर, यूएसएसआर लोगों पर अत्याचार किए। जो भी विरोध करता था तो पहले रूस की जेल को हम लोग गुलाग बोलते थे, गुलाग। क्या नाम था? गुलाग, GU। रूस की जेलों को पहले हम लोग गुलाग बोलते थे, GULAG, गुलाग। गुलाग एक जेल खाना था। बोला जाता है कम से कम 1 करोड़ लोगों को
जोसेफ स्टालिन ने इस गुलाग में बंद कर दिया था। ये सभी लोग रसियन थे, मतलब यूएसएसआर के ही नागरिक थे। तो हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इसने वहां के लोगों पर अत्याचार किया। जो भी इसका प्रोटेस्ट करता था उसे उठाकर गुलाग में बंद कर दिया जाता था। बोला जाता है कि रूस में उस समय लगभग 10,000 से ज्यादा गुलाग बनाए गए थे। पूरे यूएसएसआर में 10,000 से ज्यादा गुलाग बना दिए गए थे, समझ लीजिए। अब गुलाग में क्या होता था, जो भी जोसेफ स्टालिन का प्रोटेस्ट करता था, विरोध करता था, उसे उसमें बंद कर दिया जाता था। जोसेफ स्टालिन ने 1925 ईस्वी को रूस को एक कम्युनिस्ट देश की संज्ञा दी। कम्युनिस्ट मतलब होता है साम्यवाद, मतलब आप समझ सकते हैं सीधा कि जो भी प्रॉपर्टी पूरे देश की होगी वो सरकार के हाथ में होगी। मैं आपको थोड़ा पूंजीवाद या कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म या साम्यवाद में थोड़ा अंतर आपको बता देते हैं, थोड़ा समझना है। पूंजीवाद के अंतर्गत क्या होता है, ये जितनी भी देश की इंडस्ट्री फैक्ट्री होते हैं वो सब प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाता है, और कम्युनिज्म में क्या होता है, साम्यवाद में जो भी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री वगैरह होती है वो सरकार के हाथ में आ जाती है। यही सबसे बड़ा अंतर है साम्यवाद, कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म या पूंजीवाद में। तो यहां फिलहाल बात इतना समझ लिया है। उसके बाद 1977 ईस्वी में ये चलता रहा। 1942-43 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद थोड़ा तानाशाह आते हैं 4, 5, 6, 7 साल के लिए। 1977 ईस्वी में रूस का एक पर्टिकुलर संविधान बन जाता है 1977 ईस्वी में। तो आपको थोड़ा बता दें कि उसके उपरांत 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी तक रूस की स्थिति जो थी बहुत क्लटर, बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी थी। काफी देश जो है वो सरकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सरकार के हाथ में थी और उसमें कम्युनिस्ट सरकार थी। तो रूस में तमाम अलग अलग, जैसे मैंने आपको बता दें, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे तमाम कंट्री हैं जो अलग देश की मांग करने लगी थी कि मुझे यूएसएसआर से अलग किया जाए, यूएसएसआर में रहने से। क्योंकि उस समय तक रूस में, यूएसएसआर में काफी भुखमरी, स्टार्वेशन, सूखा, बीमारियां तमाम फैल चुकी थी, क्योंकि रूस में कम्युनिस्ट सरकार थी और केवल गवर्नमेंट की ही ज्यादा उसमें चलने के चांस ज्यादा थे। तो 1985 थोड़ा मैं आपको बता दूं, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जब युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था जापान के आत्मसमर्पण करने के साथ, वैसे ही अमेरिका और यूएसएसआर में आगे निकलने की होड़ निकली। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनके वो उभरे थे, वो अमेरिका और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। उस समय लगभग अमेरिका सर्वप्रथम अमेरिका और यूएसएसआर को डर था कि कहीं यूएसएसआर अमेरिका पर और अमेरिका यूएसएसआर पे बहुत बड़ा आक्रमण ना कर दे, इसलिए दोनों में हथियार बनाने की होड़ लग गई। लगभग आपको बता दें 1945 से 20 से 25 साल के अंतर्गत इन दोनों देशों के पास लगभग 20,000 से अधिक परमाणु बम थे। 20,000 से अधिक परमाणु बम इन दोनों देशों के पास थे। लगभग 1970 से 1975 के बीच का डाटा मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों देशों का अलग अलग ग्रुप बना। कुछ देशों ने यूएसएसआर का साथ दिया, कुछ देशों ने अमेरिका का साथ दिया। तो इन दोनों देशों के भी उसमें कोल्ड वार चलता रहा। कोल्ड वार और हॉट वार में अंतर क्या है थोड़ा आपको बता दें। नाम से ही लग रहा होगा, कोल्ड वार मतलब ठंडे होकर लड़ाई लड़ना। कोल्ड वार 1945 ईस्वी से लेके 1991 ईस्वी तक चलता रहा। 1991 ईस्वी में यूएसएसआर से 15 देश जब अलग हुए तब यह स्वतः कोल्ड वार खत्म हो गया, क्योंकि जब यूएसएसआर से 15 देश निकल गए तो अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर देश बन गया। हालांकि वर्तमान में अमेरिका और रूस दोनों को सुपर पावर बोला जाता है, लेकिन 1991 के बाद आज भले 30 से 32 साल हो चुके हैं, लेकिन रूस को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि 15 देश अजरबैजान, किर्गिस्तान, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य, ये तमाम देश रूस से अलग हो गए। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं रूस पे आला फरन पड़ा। रूस की इकोनॉमी गिर गई, रूस में भुखमरी छा गई। तो रूस को ये सब समस्या का रूस ने सामना किया था।
तो मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं, ये 1985 की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये अभी बात हो रही है अमेरिका और रूस की, अमेरिका और यूएसआर की। इसी पर्पज से दो गुट आपस में बट गए, दो गुट आपस में बट गए। इसी का ही परिणाम है एक संधि है नाटो। क्या नाम है संधि का? नाटो। नाटो को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो बना, और ये नाटो में जितनी भी कंट्री थी वो सब अमेरिका की साइड थी। बोला जाता है कुल 12 देशों ने मिलकर नाटो बनाया था, जिसमें अमेरिका, आपका कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम देश शामिल थे। नाटो आप वर्तमान में तो नाटो में 30 देश हैं अगर देखा जाए आज का आंकड़ा, लेकिन जब ये बना था तो 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। थोड़ा चीजों को समझना है, उसके बाद मैं युद्ध का कारण भी बता देता हूं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने का कारण यह है क्योंकि आपको मालूम है नाटो में सबसे बड़ा देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका के ही अकॉर्डिंग नाटो की लगभग आधे से ज्यादा शक्ति जो है अमेरिका के पास है। मतलब 29 देश अलग कर दिए जाए और एक देश अलग। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पड़ जाता है। इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक इसलिए भी पड़ा है क्योंकि अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो एक तरफ उत्तरी अमेरिका, बीच में अटलांटिक ओशन पड़ता है, और फिर यूरोप के कुछ कंट्री, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, ये सब पड़ जाती हैं। तभी अटलांटिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ भागों को जोड़ता है, लिंक करता है, तभी इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पड़ जाता है। और इसे वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। नाटो तो नाम बहुत फेमस है, लेकिन इसके अलावा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वाशिंगटन संधि कब हुई, तो लोगों में काफी कंफ्यूजन हो सकती है। इसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पे नोट भी कर लेता हूं, इसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बनी क्यों? इसका बनने का, नाटो बनने का क्या उद्देश्य रहा? नाटो बनने का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो क्लियर हो गया होगा, यूएसएसआर से मुकाबला करना। पहला उद्देश्य यूएसएसआर से मुकाबला करना। और नाटो की एक सबसे बड़ी खास बात आपको बता दें कि नाटो के अनुच्छेद 5 में, तो नाटो का संविधान, नाटो के जो नियम है, नाटो के जो टर्म एंड कंडीशन है, उसमें एक एक्ट है अनुच्छेद 5। उसमें यह जिक्र किया गया कि जो भी देश नाटो के सदस्य हैं उन पर अगर किसी भी देश ने आक्रमण कर दिया तो वो सारे देश मिलकर उस देश पर आक्रमण करेंगे। जैसे वर्तमान में नाटो में 30 देश हैं। अगर रूस ने 30 देशों में आपका अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, हंगरी, ये तमाम देश शामिल है। अब फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। वो तो फिलहाल बाद की बात है, जब वो शामिल होंगे तब देश 32 हो जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में अगर इन 30 देशों पर किसी ने भी आक्रमण कर दिया, मालूम पड़ा पाकिस्तान ने इन 30 देशों में किसी ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने या चीन ने इन 30 देशों में किसी पर भी आक्रमण कर दिया, तो ये 30 देश मिलकर चीन पर आक्रमण करेंगे। ये है नाटो की शक्ति। यह अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि नाटो में सम्मिलित किसी भी देश पर यदि कोई बाहरी आक्रमण होता है तो वो सारे देश मिलकर उस देश पर आक्रमण करेंगे। ये नाटो की खासियत है। 4 अप्रैल 1949 में नाटो बना, वैसे वाशिंगटन संधि बोला जाता है। अनुच्छेद 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाटो जब बन गया, नाटो का हेड ऑफिस कहां है ये भी आपको बता दें। नाटो का हेड ऑफिस कहां है? नाटो का जो हेड है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस। ये क्वेश्चन इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाटो और रूस में इस समय टक्कर आप देख रहे होंगे टेलीविजन जो वर्तमान में चल रही है। तो नाटो का हेड ऑफिस अगर आ जाए तो अमेरिका नहीं टिक करना है, टिक करना है हमें ब्रुसेल्स। बहुत सारे लोग अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन अगर आ जाए तो टिक कर सकते हैं। इसे वाशिंगटन संधि बोलते जरूर हैं, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ब्रुसेल्स।
अब ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। हाल ही में अगर देखा होगा, जब रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पे आक्रमण किया था, तब ब्रुसेल्स में इसकी बैठक भी हुई थी। जितने नाटो से संबंधित जितने भी बड़े बड़े नेता थे, वो इस बैठक में ब्रुसेल्स में शामिल भी हुए थे। ये मार्च में दिखाया भी गया था टेलीविजन में, अगर आपने देखा होगा। तो जब अमेरिका के सहयोगी देश नाटो बन गए, तो यूएसएसआर को थोड़ी घबराहट हुई। यूएसएसआर थोड़ा पैनिक हुआ। उसने बोला कि ये तो सारे देश अमेरिका के साइड चले जा रहे हैं। तो यूएसएसआर ने भी एक इसी प्रकार की एक संधि की, उसका नाम था वार्सा संधि। वार्सा संधि, क्या नाम था? वार्सा। वार्सा वार्सा आपको बताएं, ये जो है वार्सा, ये नाटो की बढ़ती हुई शक्ति से नाटो में जो देश शामिल हुए 12, उससे यूएसएसआर को थोड़ा डर हुआ। तो यूएसएसआर ने भी इसी तरह का एक समझौता किया। यूएसएसआर ने इसी तरह का एक समझौता किया, उसका नाम है वार्सा संधि। ये संधि कब बनी? ये बनी 14 मई 1955 ईस्वी को। और वार्सा है कहां, आपको बता दें, पोलैंड की राजधानी वर्तमान में वार्सा है। वार्सा संधि मतलब वार्सा, पोलैंड की राजधानी वार्सा में। पोलैंड की राजधानी भी याद रखिए, वार्सा। 14 मई 1955 ईस्वी को 7 देशों ने मिलकर, यूएसएसआर हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, ऐसे 7 देशों ने मिलकर ये वार्सा संधि पर साइन कर दिया। वार्सा बनने का क्या उद्देश्य था? नाटो का मुकाबला करना। वार्सा की स्थापना किस उद्देश्य हुई? नाटो का मुकाबला करना। अमेरिका और उसके सदस्य देश जो भी नाटो में सम्मिलित हुए हैं, उन सबका मुकाबला करने के उद्देश्य से वार्सा संधि बनी। कब बनी? 14 मई 1955 को। और वार्सा का हेड ऑफिस कहां है? ये रूस की राजधानी मॉस्को में इसका हेड है। हेड कहां है इसका? वार्सा का हेड ऑफिस कहां है? मॉस्को में। मॉस्को कहां है? रसिया की कैपिटल। ये बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही होगी आपकी। उसके बाद ये इन दोनों देशों के मध्य तमाम कोल्ड वार चलता रहा। कोल्ड वार का आशय होता है धमकियों भरा युद्ध। लगता है कि आज युद्ध होने वाला, आज युद्ध होने वाला है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल कोल्ड वार का आशय ऐसे वार से है जो लिखित रूप से या धमकियों भरा वार हो। इसे कोल्ड वार के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद ये मामला लगभग काफी लंबा चलता रहा। 1985 तक ये चला, 1985 तक। लेकिन अगर देखा जाए यूएसएसआर में एक नया नेता उभर के सामने आया। उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 जो मैंने ऊपर डेट लिखी थी, लेकिन बाद में हमने इरेज कर दी थी। 1985 में जो रूस के राष्ट्रपति बने, उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। अभी 30 अगस्त, इसी 30 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई है। 91 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है, याद रखिए। ये भी याद रखिए, मिखाइल गोर्बाचेव जो हाल ही में निधन हुआ है, वे पूर्व में किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो टिक करना है रूस। यूएसएसआर, रूस में टिक करना है। 30 अगस्त, अभी 30 अगस्त 2022 को इनकी मृत्यु 91 साल की हुई। 91 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई है। व्लादिमीर पुतिन जी ने शोक भी व्यक्त किया है, दुख भी व्यक्त किया है, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है गोर्बाचेव ने रसिया में। हालांकि ये यूएसएसआर का विभाजन होने से तो नहीं रोक पाए हैं, लेकिन फिर भी रूस को एक करने का काम इन्होंने किया। लेकिन एक चीज इनसे बहुत गलत हो गई, एक चीज इनसे बहुत गलत हो गई। याद रखिए, 1985 में तक रूस की हालत बहुत देखा जाए तो काफी खस्ता हालत हो गई थी, क्योंकि कम्युनिज्म सरकार ने रूस को कहीं ना कहीं पूरा बर्बाद कर दिया था। और वर्तमान में भी रूस डिफेंस में भले आगे हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में रूस का 11वां स्थान, इतना बड़ा देश होने के बावजूद। क्षेत्रफल में जो देश
सबसे आगे हो, लगभग 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था इसकी आज भी अन्य देशों की तुलना में डाउन होने का कारण है कि रूस में पूर्ण रूप से कम्युनिज्म है, साम्यवाद। मैंने आपको बता दिया, जब देश के जितने संसाधन होते हैं उस पर सरकारी हक होता है तो वो साम्यवाद का ही नाम है। और कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, जिसमें अधिकतर संसाधनों पर अधिकार किसका होता है? प्राइवेट, किसी व्यक्ति विशेष का हो गया। तो एक इन्होंने पॉलिसी लागू कर दी, उसका नाम है ग्लासनोस्ट पॉलिसी। ग्लासनोस्ट पॉलिसी, ये थोड़ा अब यहां से थोड़ा मैं अपनी बात आरंभ करने जा रहा हूं। ग्लासनोस्ट पॉलिसी, ग्लासनोस्ट पॉलिसी, ये ग्लासनोस्ट पॉलिसी मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में ये बनते हैं। 1986 में ये पॉलिसी ग्लासनोस्ट पॉलिसी ये है क्या, थोड़ा आप समझ लीजिए। लोगों को खुश करने के उद्देश्य से, क्योंकि 1985 से पूर्व जितने भी मैंने आपको बताया है जोसेफ स्टालिन के बारे में कि पूर्ण रूप से अखबारों में प्रतिबंध लगा दिया था। अखबारों में अगर किसी का भी विरोध हो गया तो उसे जेल में, गुलाग में डाल दिया जाता था जोसेफ स्टालिन के द्वारा। और यही 1985 तक जो भी रूस के राष्ट्रपति और तानाशाह बना, उसने यही नीतियां अपनाई। लेकिन इससे कोई भी देश तानाशाह बनकर नहीं रह सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिटलर ले लीजिए, या वर्तमान में उत्तरी कोरिया ले लीजिए, उसकी भी अर्थव्यवस्था हम लोग देख सकते हैं क्या हाल है। अगर इतिहास में देख लें तो औरंगजेब का क्या अंत हुआ? औरंगजेब ने इतनी तानाशाही दिखाई, इतना डिक्टेटरशिप दिखाया कि अंत में औरंगजेब के साथ पूरा मुगल वंश का सर्वनाश धीरे धीरे होता गया। लगातार उनके पुत्र मुअज्जम, आजम आपस में लड़ बैठे। बहादुर शाह फर्स्ट, आपस में इनकी लड़ाई हुई राज लेने के उद्देश्य से। जो औरंगजेब ने अपने पिताजी के साथ किया, शाहजहां के साथ, वही उसके साथ भी अंत में हुआ। जो भाइयों साथ किया, शुजा, मुराद, दारा सिकों साथ, अंत में वही औरंगजेब के पुत्रों ने आपस में किया। तो इतिहास कहीं ना कहीं दोहराता जरूर है। ग्लासनोस्ट पॉलिसी में क्या कर दिया गया? अब लोग ग्लासनोस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रिंट मीडिया है उसे रूस में, यूएसएसआर में स्वतंत्र कर दिया गया। किसके द्वारा? मिखाइल गोर्बाचेव। अब लोग सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। सरकार अगर कोई गलत करता है, सरकार अगर कोई गलत करती है तो उसकी आलोचना कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ग्लासनोस्ट पॉलिसी के द्वारा जो रूस की अर्थव्यवस्था थी, पहले तो इसे छुपा लिया गया था, क्योंकि पहले टेलीविजन का पूर्ण रूप से देखा जाए तो उस समय रशियन के पास बहुत कम थी। लेकिन ग्लासनोस्ट पॉलिसी के द्वारा क्या हुआ? जो प्रेस थी, जो अखबार थी, जो टेलीविजन थे, उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। जो टेलीविजन थी भी वो रसिया सरकार के जो गलत कार्य थे उसके विषय में नहीं दिखा सकती थी। लेकिन ग्लासनोस्ट पॉलिसी के द्वारा सब क्या है? ग्लासनोस्ट पॉलिसी मिखाइल गोर्बाचेव ने 1986 ईस्वी में ग्लासनोस्ट पॉलिसी रूस में लागू की थी। उसमें प्रिंट मीडिया को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। इसका परिणाम उल्टा हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव का इरादा सही था, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। ये वही परिणाम है जो अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी में भारत में 3 यूनिवर्सिटी खोली थी। मैंने आपको बताया तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको बता दूंगा बाद में। जो 3 यूनिवर्सिटी जो खोली थी, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, उसका परिणाम उल्टा हो गया। जो उन्होंने सोचा वो नहीं हुआ। यही ग्लासनोस्ट पॉलिसी हुआ। जब लोगों को सरकार के बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराया गया, अखबार में लोग खबर पढ़ने लगे, टेलीविजन में लोग देखने लगे कि यूएसएसआर का क्या हाल है, यूएसएसआर में कितनी भूखमरी फैली है, यूएसएसआर पूरी तरीके से बर्बादी की ओर जा रहा है। तो कुछ देश, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, तमाम देशों ने अलग देश की मांग उठा दी कि हम अब इस देश में नहीं रहेंगे। जब ये ग्लासनोस्ट पॉलिसी बनी तब इसमें गुलाग के बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया कि इससे पूर्व रूस के जितने भी तानाशाह राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कितने करोड़ों लोगों को गुलाग में जाल डाला है, उसमें से कई लाख लोगों की हत्या कर दी। तो लोग तमाम पीड़ित हुए, लोग परेशान हुए, लोगों ने अलग देश की मांग कर दी। बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में फैल गया, पूरे देश में फैल गया। तो यही मिखाइल गोर्बाचेव का एक उल्टा दांव हो गया। एक यही कारण था कि
28 दिसंबर 1991 ईस्वी को जब आंदोलन बहुत तेज हो गया, तब यूएसएसआर को झुकना पड़ा और मिखाइल गोर्बाचेव ने लगभग घोषणा कर दी कि 15 देश रूस से अलग हो जाएंगे। ये याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि रूस का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो 28 दिसंबर ना डेट याद करते हुए दिसंबर 1991 हम याद करेंगे। दिसंबर, इसमें इस विभाजन में अमेरिका का भी बहुत बड़ी शरारत अमेरिका ने भी की है। अमेरिका ने भी इन देशों को भड़काने का काम किया है कि यूएसआर तुम लोगों को बर्बाद कर देगा, यूएसआर के जितने भी नेता हैं वो पूरा यूएसआर को हड़प लेंगे और तुम सबको मार दिया जाएगा, तुम सबको गुलाम में भर दिया जाएगा। इस प्रकार के अमेरिका के जो कुछ जासूस थे वो लगे हुए थे वहां के लोगों को प्रोवोक करने में, भड़काने में। तो ये जब मामला बहुत बढ़ गया, इसकी पीछे भी हिस्ट्री बहुत है लेकिन वो नहीं बताएंगे, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दिसंबर 1991 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1991 ईस्वी को यूएसएसआर अलग हो गया। दिसंबर 1991 15 देश यूएसआर से अलग। इसे यूएसआर का डिसोल्यूशन या विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये 15 देश जो अलग हुए हैं, इस पे एक संधि हुई थी। वर्तमान में अब बात आ जाती है रूस यूक्रेन युद्ध के। अब वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए कि रूस कहां तक सही है इस युद्ध में, कहां तक गलत है, क्यों मजबूर हुआ अंततः वो आक्रमण करने में। दोनों के फैक्ट होते हैं, दोनों चीजों को हमें लेकर चलना है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को। बहुत सारे लोग केवल एक तरफा ही बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होता ही है। तो ये 15 देश रूस से अलग हो जाते हैं। ये ग्लासनोस्ट पॉलिसी इसका बहुत बड़ा कारण बन जाती है। याद रखिए, एग्जाम अगर पूछ ली जाए, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि रसिया की है, लेकिन बाई चांस अगर पूछी जाती है तो ग्लासनोस्ट पॉलिसी में क्या कर दिया था, प्रिंट मीडिया को स्वतंत्र कर दिया गया। जो मीडिया के जितने भी कर्मचारी वो स्वतंत्र हो गए खबर छापने पर। तो उसके बाद एक हस्ताक्षर हुए, आपको बताएं कि जब ये 15 देश अलग हो जाते हैं तो वार्सा संधि जो 14 मई 1955 को बनी थी वो उसका अंत हो जाता है। क्योंकि वार्सा के भी तमाम देश जैसे पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, ये इन 15 देशों में शामिल हैं, ये भी अलग हो जाते हैं। तो वार्सा संधि भी पूर्ण रूप से खत्म हो गई रूस के विभाजन के साथ, लेकिन नाटो चलता रहा। अब बात क्या हुई, अब बात ये हुई और यूएसआर का विभाजन होने के बाद ही नाम पड़ गया रसिया। रसिया अलग देश बन गया और उससे 15 देश, पोलैंड, हंगरी, तजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, ये सब देश अलग हुए 15 देश, और एक देश बन गया रसिया। अगर पढ़ लिया जाए तो जब ये 15 देश थे तो रसिया का जो वॉल्यूम था वो था 2 करोड़ 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2 करोड़ 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। और जब 15 देश अलग हो जाते हैं तो रूस का क्षेत्रफल, हालांकि क्षेत्रफल भी आज भी ज्यादा है, 1 करोड़ 70 लाख 5,000 स्क्वायर किलोमीटर कुछ आज भी क्षेत्रफल है। लगभग देखा जाए तो 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन रूस ने इस विभाजन के साथ खो दी। 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ही लगभग इस समय पूरा अमेरिका भी है, 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। तो अब रूस के जो उसमें राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव ने एक शर्त रखी कि वार्सा का तो अंत हो गया है, लेकिन अब इसके उपरांत नाटो का विस्तार नहीं होगा, नाटो का विस्तार नहीं होगा। और ये जो 15 देश यूएसएसआर से अलग हुए हैं वो कभी भी भविष्य में नाटो में शामिल नहीं होंगे। ये 2 शर्तें रखी गई, उस समय तो इनकी ये 2 शर्त मान ली गई, लेकिन 1999 ईस्वी में यूएसएसआर से ही निकले 3 देश, कौन कौन, पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया। ये 3 देश 1999 ईस्वी में नाटो में शामिल हो गए और विभाजन से पूर्व ये वार्सा में शामिल थे।
तो रसिया ने इसका कड़ा विरोध किया कि आप इस संधि का पालन नहीं कर रहे हैं। पहली संधि, आप नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, नाटो में जितने सदस्य हैं उतने ही रखेंगे। दूसरी संधि, वो भी आप इसका भी पालन नहीं कर रहे हैं कि ना कि यूएसएसआर से निकले 15 देश भविष्य में कभी भी नाटो में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका की जो सातिर, अमेरिका तो सातिर देश रहा ही है, उसने इस संधि को नहीं माना। अब 1999 ईस्वी में ये 3 देश जो कहीं ना कहीं वार्ता में शामिल थे, जिसमें पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, ये नाटो में शामिल हो गए। तो रूस इससे नाराज हुआ, रूस ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन फिर भी उसकी बात को नहीं माना गया। उसके उपरांत भी 2008 में भी तमाम देश, कनाडा, ऐसे तमाम देश रूस में नाटो में शामिल हुए। और ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नाटो में सबसे नया देश कौन सा जुड़ा है। नाटो में जुड़ने वाला सबसे नया देश, मतलब नाटो में 30 देश हैं, तो नाटो का सबसे नया या 30वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो उसका नाम है उत्तरी मैसेडोनिया। ये 2019 में नाटो में शामिल हुआ था। नाटो और 29वां कोलंबिया बना था नाटो का सदस्य, ये भी 2018 में। और 2000 नाटो का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है, या नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा है, तो उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया। तो बात यहां आ जाती है। अब बात आ जाती है यूक्रेन पर आक्रमण रूस में करने की। आपको बता दें, यूक्रेन भी यूएसएसआर से अलग होने वाला देश हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, भूल गया हूं, मैंने पोलैंड, हंगरी, किर्गिस्तान सबका नाम लिया। यूक्रेन भी यूएसएसआर से 28 दिसंबर 1991 ईस्वी को अलग हुआ। अब प्रश्न ये उठता है, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये जितने भी देश हैं जो नाटो में शामिल हुए हैं, जो नाटो में शामिल हुए हैं, जो नाटो में शामिल हुए हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, जो नाटो में शामिल हुए हैं उनकी दूरी रूस की राजधानी मॉस्को से थोड़ी ज्यादा है। तो रूस को फिक्र हुई, ये भी खराब लगा, ये भी कहीं ना कहीं नाराजगी का कारण था कि संधि नहीं मानी गई। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी दूरी अगर देखा जाए तो मॉस्को से बहुत कम थी, मॉस्को से बहुत कम थी इनकी दूरी, मॉस्को रूस की राजधानी। लेकिन यूक्रेन ने जब घोषणा की, आपको मालूम होगा 2014 में रूस ने सैन्य बल के द्वारा यूक्रेन का एक शहर क्रीमिया पर आक्रमण करके उसे अपने अंडर में भी कर लिया। इसका तमाम देशों ने विरोध भी किया था उस समय रूस का। 2014 में मुझे आज भी कहीं ना कहीं कहानी इसकी याद है, टेलीविजन दिखाया गया था। हालांकि 7 साल 8 साल हो चुके हैं कि सैन्य बल के बल पर जो रूस ने उस समय, हालांकि यूक्रेन में भी रूस बाहुल, रसिया बाहुल लोग हैं जो आज भी रूस में शामिल होने की जिद पे अड़े हुए हैं। तो वैसे ही एक देश है क्रीमिया, उसमें रूस रसिया बाहुल देश, रसिया से संबंधित लोग बहुत हैं, रसियन तमाम रहते हैं, वो भी उसमें मांग कर रहे थे। तो रसिया ने यूक्रेन से बोला कि यहाँ के नागरिक ही आपसे संतुष्ट नहीं है तो इसे मुझे दे दो, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन ने उन लोगों पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। तो मजबूरन 2014 में रसिया ने सैन्य बल के द्वारा क्रीमिया को रसिया में मिला लिया, रसिया में। तो इससे विवाद और बढ़ा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा अगर देखा जाए, क्रीमिया 1954 तक रसिया का ही, यूएसएसआर का ही भाग था। लेकिन 1954 ईस्वी में रूस के राष्ट्रपति ने क्रीमिया को यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया था। तो क्रीमिया कहीं ना कहीं ये पार्ट जो था, मैं यूक्रेन हिस्ट्री के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। यूक्रेन की भी हिस्ट्री बहुत लंबी है। अगर देखा जाए 900-800 ईडी तरफ 1200 साल पहले का इतिहास जो हमारे सामने जो मिलता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना के। तो गिफ्ट कर दिया था और गिफ्ट की हुई चीज ही रसिया ने वापस ले ली। तो यूक्रेन को इससे ज्यादा हताहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूक्रेन का हिस्सा था। 1954 ईस्वी में इसे मात्र गिफ्ट कर दिया गया था यूक्रेन को रसिया के राष्ट्रपति द्वारा। अब यूक्रेन, अब प्रश्न ये उठता है, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी जब शामिल होते हैं नाटो में, तब रूस ने उन देशों पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन यूक्रेन का कड़ा विरोध क्यों किया? उसका सबसे बड़ा कारण है
कि यूक्रेन की सीमा रसिया से बिल्कुल मिली हुई है। वर्तमान में देखा जाए, अगर वर्तमान में देखा जाए तो नाटो देश की सेना और मॉस्को या रूस की दूरी 1640 किलोमीटर है। वर्तमान में ये दूरी जो है 1640 किलोमीटर है। ये हिंदुस्तान अखबार का जो डाटा मैंने पढ़ा था मार्च तरफ, वो मैं आपके समझ पेश कर रहा हूं। फरवरी तरफ जब बैटल हुआ था 24 फरवरी को, ये डेट भी आ सकती है कि रूस ने यूक्रेन पे किस तारीख को अटैक किया, 24 फरवरी। 24 फरवरी, लगभग 8.5 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को। लेकिन अगर यूक्रेन अभी तो वर्तमान में 1640 किलोमीटर है, जब यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हुआ है, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो यह दूरी घटकर मात्र 650 किलोमीटर की बस्ती, मतलब जो नाटो की सेना है, आपको मालूम है नाटो में जो देश शामिल होता है तो उन देशों के कुछ सैनिक उस देश के सीमाओं पर आ जाते हैं। जैसे अमेरिका की सेना पोलैंड में भी कुछ है, हंगरी में भी है, चेकोस्लोवाकिया में भी है, कनाडा में भी है, उसके बाद ब्रिटेन में भी है। इसी प्रकार इन 30 देशों की सेना और अधिकतर अमेरिका की सेना यूक्रेन बॉर्डर पर आ जाती, और यूक्रेन बॉर्डर का मतलब है बिल्कुल रसिया के बिल्कुल पास। पोलैंड की दूरी तो रसिया से थोड़ी ज्यादा है यूक्रेन की तुलना में अगर देखा जाए, लेकिन इसकी दूरी का अंतर बहुत कम है। मात्र 640 या 600 किलोमीटर या 650 किलोमीटर की दूरी रह जाती तो रसिया को खतरा था कि नाटो सेना पूरे रसिया को कहीं ना कहीं घेर ला ले, क्योंकि 1991 में रसिया का जो विभाजन हुआ था उसमें अमेरिका की भी बहुत बड़ी शरारत थी। तो यही कारण है जो वर्तमान में रसिया को मजबूरन, जब यूक्रेन नहीं माना, मजबूरन उस पर अटैक करना पड़ा। अगर यूक्रेन भी उसमें शामिल हो जाता तो कहीं ना कहीं नाटो सेनाएं रसिया या मॉस्को से बहुत पास हो जाती, भविष्य में ये रूस पर आक्रमण भी कर सकती थी। एक डर रसिया के अंदर रहा, तभी मजबूरन अंततः 24 फरवरी, जिस दिन फाइनली यूक्रेन, शायद 26 से 27 फरवरी को यूक्रेन ने घोषणा भी कर दी थी कि वो फाइनली नाटो में शामिल हो जाएगा। व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये भी काफी चर्चा में आए, जो कि पहले एक टीवी शो में आते थे, वो 2017 में 2018 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। आ सकता है यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। अधिकतर नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, काफी फेमस व्यक्ति हो गए हैं। इनकी प्रशंसा बनती है कि इतना छोटा देश यूक्रेन है, अगर देखा जाए यूरोप का तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया और दूसरा देश कौन सबसे बड़ा, यूक्रेन। यूक्रेन का क्षेत्रफल 6,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन यूक्रेन का सबसे गरीब देश भी, लेकिन यूरोप का सबसे गरीब देश भी कौन है, यूक्रेन। जीडीपी के हिसाब से देखा जाए या पर ह्यूमन कैपिटल के हिसाब देखा जाए सबसे पिछड़ा देश है यूक्रेन। लेकिन अगर देखा है मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत बेटर माना जाता है, बोला जाता है यहाँ पे अन्य देशों की तुलना में काफी चीप, मतलब काफी सस्ती पढ़ाई होती है। तभी 20 से 22,000 भारतीय भी यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा लेने गए हैं। वर्तमान सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग ऑपरेशन गंगा चलाकर, जब ये स्टार्ट हुआ था, लगभग 18,000 से 20,000 भारतीयों को यूक्रेन वापस बुलाया है। और विदेश मंत्रालय ने बोल भी दिया है कि अभी कोई भी छात्र या कोई व्यक्ति यूक्रेन जाने की हिमाकत ना करे तो ज्यादा अच्छा है। हमारे विदेश मंत्रालय ने ये बात कही भी है, उनके जो प्रवक्ता हैं गोमची जी। तो यही कारण है कि फाइनली इस डर से अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो ये दूरी नाटो सेनाओं और रसिया के बॉर्डर की दूरी बहुत कम रह जाएगी। यही कारण विवश होकर पुतिन को आक्रमण करना पड़ा अंत में। तो अगर देखा जाए तो पहलू दोनों हैं, कहीं ना कहीं पुतिन अपनी जगह सही भी है, क्योंकि बोला जाता है 1981 ईस्वी के इर्द गिर्द यूक्रेन ने, क्यूबा एक देश है, यूक्रेन ने, क्यूबा नहीं, कतर की राजधानी जो दोहा है, कतर में अपनी 2 से 3 पनडुब्बियां भेजी थी। तो अमेरिका ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था। उस समय अमेरिका ने बहुत विरोध किया था, लगभग 4 से 5 महीने विरोध किया। तो मजबूरन, क्योंकि कतर से अमेरिका की दूरी बहुत कम रह जाती है, तो
तो मजबूरन अमेरिका को डर था कि कहीं ना कहीं ये कभी भविष्य में अमेरिका पे अटैक ना कर दी ये पनडुब्बियां, ये जो मिसाइल है। तो ये मिसाइल तो रूस ने, अमेरिका ने विरोध किया तो वापस बुला ली गई थी। तो आज जो अमेरिका ने किया था वही रूस कर रहा है, लेकिन रूस को विवश होकर अंततः आक्रमण करना पड़ा। अमेरिका ने जब ये किया था तब रूस ने ये बात मानी थी, लेकिन अगर अमेरिका चाहता तो ये युद्ध कभी ना होता। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका की शरारत है। आपने देखा होगा प्रत्येक देश यूक्रेन को हथियार तो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश ये कोशिश नहीं कर रहा है कि इस युद्ध को बातचीत के द्वारा समाप्त किया जाए। रूस का भी बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने डाटा पढ़ा था, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए रोज रूस का इस युद्ध में खत्म हो रहा है। लगभग 20% रसिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और लगभग 70% यूक्रेन तो बर्बाद हो ही चुका है। 900 तो केवल 550 तो केवल स्कूल ही यूक्रेन ने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिए हैं रसिया ने। तो ये कुछ वीडियो है, इसे ध्यान समझिए। अंततः आप समझ गए होंगे कि क्यों रसिया को यूक्रेन पे हमला करना पड़ा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। नाटो वार्सा जो मैंने आपको अभी बताया था लिखकर, वो जरूर देख लीजिए और वीडियो को रोक रोक के 2 से 3 बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि काफी कुछ डाटा मैंने पहुंचा दिया होगा आपके तक। जितना भी कोशिश की, जितना मुझे पता था, मैंने आपके समक्ष पेश कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो अवश्य देखिए। जय हिंद।